बच्चों ऐसे लिखो पॉइंट बनाकर, एयर रेजिस्टेंस is a force air resistance is a force which always oppose the motion which always oppose the motion एयर रेजिस्टेंस एक फोर्स है जो हमेशा मोशन का अपोज करता है। एयर रेजिस्टेंस इज अ फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशन। और यहीं पर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, एयर रेजिस्टेंस should be considered in the situation air resistance should be considered in the situation when there is some discussion about it, when there is some discussion about it। ब्रैकेट बंद कर देना। तो बच्चों एयर रेजिस्टेंस एक फोर्स है और ये मोशन का हमेशा अपोज करता है। साथ साथ मैंने ये कहा कि एयर रेजिस्टेंस केवल तभी कंसीडर करना चाहिए जब उसके बारे में कोई डिस्कशन किया गया हो। जैसे हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा बच्चे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा हमने, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ा, एक बॉल ऊपर गई नीचे आई, लेकिन हमने कभी भी एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब भी आप काइनेमेटिक्स 1D और 2D जाके रिवाइज करेंगे, उसके किसी भी सवाल को देखेंगे तो उसमें कहीं दिया ही नहीं था कि कंसीडर एयर रेजिस्टेंस या एयर रेजिस्टेंस इज दिस या फाइंड एयर रेजिस्टेंस। तो बच्चों एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन, जैसे फ्रिक्शन हम अभी पढ़ रहे हैं, इनके बारे में कोई डिस्कशन होना चाहिए सवाल में। जैसे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दे रखा हो, पूछ रखा हो, फ्रिक्शन पूछ रखा है, फ्रिक्शन दे रखा है, तभी आप फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस को सवाल में काउंट करते हैं। नहीं तो आप मानते हैं कि ये दोनों हैं ही नहीं बाय डिफॉल्ट, अगर इनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है तो। ओके बच्चों, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे की तरफ आ रहा हो, और ये कह दिया जाए कि एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो हम ऑल पॉसिबल फोर्सेस बनाएंगे उस पर। तो ये ग्रेविटी ने लगाया होगा, और हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है एयर रेजिस्टेंस। बच्चों में एयर रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप कुछ भी सिंबल ले सकते हैं, मैंने आर ले लिया। एयर रेजिस्टेंस एक फोर्स है और उसका सिंबल मैंने आर ले लिया, वो हमेशा मोशन के अपोजिट होता है। तो इस टाइम अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना है, तो आप कहेंगे कि सर मोशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको पॉजिटिव फोर्स कह दीजिए, और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको नेगेटिव फोर्स कह दीजिए। तो ये इस टाइम नेट फोर्स है। नेट फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन से कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज mg माइनस आर। तो ए की वैल्यू आ जाएगी g माइनस आर अपॉन एम, ये आ जाएगी ए की वैल्यू। अब अगर आप काइनेमेटिक्स 1D में जाकर बात करें तो काइनेमेटिक्स 1D में एयर रेजिस्टेंस दिया नहीं होता था, और अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं दिया होता था तो आप इस आर को 0 मानते थे।
इस आर को अगर आप जीरो मानते थे तो जीरो अपॉन एम इज जीरो, जी माइनस जीरो इज जी। इसीलिए बच्चों ए की वैल्यू आप जी लेते थे। जब आप काइनेमेटिक्स 1D में किसी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड चलाते थे तो आप ए की वैल्यू लेते थे जी। जबकि डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में ये वैल्यू जी माइनस आर बाई एम होती है, क्योंकि ए रेजिस्टेंस प्रेजेंट होता है। कॉपी हो गया? आगे चलूं मैं। इसी तरह से बच्चों अगर एक ऐसा एग्जाम्पल लें जिसमें हमने किसी ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ फेंक दिया। लेट्स से ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमने इसको इस तरह से नीचे से आसमान की तरफ फेंक दिया, ये इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो इस टाइम इस ऑब्जेक्ट पर कितने फोर्स लगे हुए होंगे? सो दिस इज द फोर्स बाय ग्रेविटी। और बच्चों एयर रेजिस्टेंस एक फोर्स होता है जो हमेशा मोशन का अपोज करता है। अगर मोशन अपवर्ड्स है तो एयर रेजिस्टेंस डाउनवर्ड होगा। तो इस टाइम इस ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना होगा? तो आप कहेंगे सर मोशन की डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको पॉजिटिव फोर्स कहेंगे, और मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो है उसको नेगेटिव फोर्स कहेंगे। ये दोनों ही मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। नेट फोर्स को लिख देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, कॉमन ले लेंगे माइनस, दिस इज mg प्लस r। तो यहां से बच्चों a की वैल्यू आ जाती है a इज इक्वल टू माइनस g प्लस r बाई m। तो एक्सेलरेशन का या रिटार्डेशन का जो भी यहाँ पर ये है, जैसे यहाँ पर ये रिटार्डेशन है, जो मैग्नीट्यूड आया वो है g प्लस r बाई m। अगर ए रेजिस्टेंस ना होता तो ये सिर्फ g ही आता। तो ए रेजिस्टेंस की एब्सेंस में काइनेमेटिक्स 1D में हम कहते हैं कि g से ही नीचे आता है, और जब ऊपर जाता है तो g के ही अगेंस्ट जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली यहाँ रिटार्डेशन है g प्लस r बाई m मैग्नीट्यूड में, और जब नीचे आ रहा था तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है g माइनस आर बाई एम। तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। ओके, बराबर नहीं है। चलिए एक सवाल करते हैं। ऐसे लिखिए, एन ऑब्जेक्ट is projected vertically upwards. An object is projected vertically upwards. It moves in upward direction for time t1. It moves in upward direction for time t1, and then in downward direction for time t2. Full stop लगा के, if there exists a constant air resistance, if there exists a constant air resistance, then compare T1 and T2. Then compare T1 and T2.
मैंने ये कहा बच्चों कि an object is projected vertically upwards it moves in upward direction for time t1 for time t1 and then in downward direction then in downward direction for time t2 compare t1 and t2 compare t1 and t2 if there exists a constant air resistance. तो बच्चों आप जानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे जब ये ऊपर जा रहा होगा तो mg तो नीचे लगता ही है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही एयर रेजिस्टेंस भी लगा हुआ होगा। इस टाइम इस ऑब्जेक्ट का रिटार्डेशन -r - mg से आएगा जिसका मैग्नीट्यूड g + r/m होगा as it is discussed just now. Magnitude of retardation will be g + r/m. तो ये आप देख सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एक पोजीशन पे वेलोसिटी 0 भी है। तो मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट कितना ऊपर गया, मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट h हाइट ऊपर गया। जब दोनों में से किसी एक पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो, पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन या कांस्टेंट रिटार्डेशन से चल रहा हो, जैसा कि आप देख सकते हैं कि g भी एक कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट ही बोला गया है, कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस, मास भी कांस्टेंट है, तो एवरीथिंग इज कांस्टेंट हियर। रिटार्डेशन हो या एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो, किसी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो, तो हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन टाइम्स ऑफ टी स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट h1/2, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन इज g + r/m here, and time for upward journey was t1. That is my equation number 1. Now let's go for the downward motion. You know that mg is always vertically downward, whereas air resistance always oppose the motion. So air resistance will be in opposite direction. In that case, you will say net force is plus mg minus r. So magnitude of acceleration or retardation will be here g minus r by m. Here the magnitude will be g minus r by m. This time initial velocity is 0, so I have one of the position where velocity is 0. I can apply magnitude of displacement. अब object जितना ऊपर गया था फिर वहीं से नीचे आया है, तो जितना ऊपर गया वहीं रुका और वहां से रुक के नीचे आया। Then magnitude of displacement is again same, which is h1/2 acceleration और retardation का magnitude वो है यहाँ पर g minus r/m, और time downward journey का t2 था तो t2 square. This is my equation number 2. किसी को कोई objection हो तो जल्दी से बता दो मुझे। इक्वेशन नंबर 1 से मैं कह सकता हूं कि जो t1 स्क्वायर है, t1 स्क्वायर वो है 2h अपॉन g प्लस r अपॉन m। t1 स्क्वायर, स्क्वायर हटा के हमने लगा दिया है रूट। इसी तरह से t2 स्क्वायर है 2h अपॉन g माइनस r बाई m, स्क्वायर हटा के हमने लगा दिया है रूट। तो दिस इज t1 एंड दिस इज t2।
टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर जाने का टाइम, नीचे जाने का टाइम। जरा ध्यान से देख के बताइए क्या ये दोनों टाइम बराबर हैं? रिप्लाई कीजिए, क्या ये दोनों टाइम बराबर हैं? और अगर नहीं तो कौन बड़ा है और कौन छोटा, जल्दी से बता दीजिए। कौन बड़ा है, कौन छोटा? संचेत, सोच समझ के, सोच के बोलो, कैसी बातें कर रहे हो तुम? कार्तिक, संचेत। डिफरेंस कहां पर है? यहां लिखा है g प्लस आर बाई एम, यहाँ g माइनस आर बाई एम। अच्छा एक बात बता दो बस छोटी सी, g प्लस आर बाई एम बड़ा है या g माइनस आर बाई एम? g प्लस आर बाई एम बड़ा है या g माइनस आर बाई एम? यस, g प्लस आर बाई एम। और बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो छोटा आंसर आएगा ना? बड़ी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो छोटा आंसर आएगा ना? ये है इस सवाल का सही आंसर। T1 इज लेस देन T2। ऊपर जाने में कम टाइम लगेगा, नीचे आने में ज्यादा टाइम लगेगा। ऊपर जाने का टाइम कम होगा और नीचे आने का टाइम ज्यादा होगा। किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो हाथ उठा लो और पूछ लो, जो बात करनी हो कर लो। अच्छा, अगर तुम्हारे पेपर में सवाल है, मेरी हर बात को ध्यान रखना, और जो बात तुम्हें लगे ध्यान नहीं रहेगी उसे लिख लेना रजिस्टर में। अगर एग्जाम में बैठे हो और पेपर में सवाल आ गया, an object is projected vertically upwards, it moves upwards for time t1, then it stops and comes down in time t2, compare t1 and t2। तो क्या आंसर दोगे? An object is projected vertically upwards, it moves in upward direction for time t1, stops and then comes down in time t2, compare t1 and t2। क्या आंसर दोगे? कंपेयर T1 एंड T2, बोलो जल्दी क्या आंसर दोगे? नालायक शुभ्रा, नालायक कार्तिक। मैंने इस सवाल में जो मैंने अभी बोला, मैंने एयर रेजिस्टेंस बोला ही नहीं। मैंने एयर रेजिस्टेंस बोला ही नहीं। मैंने कब बोला एयर रेजिस्टेंस? सवाल दोबारा सुनो। An object is projected vertically upward. It travel for time t1 in upward direction. It stops and then comes down in time t2. Compare t1 and t2। मैंने कब कहा देयर एग्जिस्ट एयर रेजिस्टेंस या फाइंड एयर रेजिस्टेंस? बोला मैंने। और जब एयर रेजिस्टेंस पे कोई बात नहीं की जाती तो उसको जीरो माना जाता है। और अगर ए रेजिस्टेंस को जीरो मानोगे तो T1 और T2 दोनों फॉर्मूले सामने लिखे हैं, आर को जीरो पुट कर दो। आर को जीरो पुट करते ही आर बाई एम तो जीरो हो जाएगा। तो T1 भी आएगा अंडर रूट टू एच बाई जी और T2 भी आएगा अंडर रूट टू एच बाई जी। मतलब T1 और T2 सेम आएंगे एज नमन सारस्वत वंश गोयल। बहुत बढ़िया आंसर। बोलो सब बच्चे समझ में आया है नहीं? जल्दी से बात समझ में आई हो तो जल्दी रिप्लाई करो। एयर रेजिस्टेंस दिया होना चाहिए, एयर रेजिस्टेंस पे बात होनी चाहिए, तभी एयर रेजिस्टेंस कंसीडर करना है, नहीं तो नहीं कंसीडर करना। लिख लेना प्लीज, लिख लेना। याद ना रहे तो लिख लेना। तो ऐसे नहीं कि हमेशा बराबर कह दो और ऐसे भी नहीं कि हमेशा T1 को T2 से छोटा कह दो। भैया सवाल ध्यान से पढ़ लेना। क्या एयर रेजिस्टेंस दिया है? क्या उस पर कोई बात हुई है? अगर नहीं तो ऊपर जाने का नीचे आने का टाइम सेम, और अगर एयर रेजिस्टेंस पे बात हुई है तो ऊपर जाने का टाइम कम और नीचे आने का टाइम ज्यादा। क्या मैं आगे चलूं?
ये सवाल मैं तुम पर छोड़ता हूं, ये वाला। लिखो। बच्चों, हमने दो अलग अलग ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये है ए, और एक ऑब्जेक्ट ये है बी। ए को भी ऊपर की तरफ कितनी वेलोसिटी दी, यू, और बी को भी ऊपर की तरफ कितनी वेलोसिटी दी, यू। दोनों को सेम वेलोसिटी दी है, लेकिन ए का मास बी से ज्यादा है, ए का मास बी से ज्यादा है। और ये भी लिख देना, देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट एयर resistance. There exists a constant air resistance. Which body will attain the greater height? जल्दी मत करना आंसर देने में, पेन चलाना पूरा सिस्टमैटिक, जैसे मैंने T1 T2 की इक्वेशंस बनाई, देखा कौन बड़ा है कौन छोटा, ऐसे। Which body will attain the greater height? क्या कहा मैंने? There exists a constant air resistance. Mass of A is greater than mass of B. दोनों को इनिशियल वेलोसिटी बराबर दे रखी है, और क्या पूछ रहा हूं, कौन सी बॉडी ज्यादा हाइट तक जाएगी? Which body will attain the greater height? और आंसर देने के लिए तुम्हारे पास 2 मिनट है, पूरे लॉजिक के साथ आंसर चाहिए। मेरी बारी। तो बच्चों, रिप्लाई ये आया है कि नमन सारस्वत और वंश गोयल, संचित, नव्या, नमन पाराशर, दिव्यानी, पावनी, विधि को लगता है कि ऑब्जेक्ट बी ज्यादा हाइट पर जाएगा। कार्तिक को लगता है ए, और आखिर में संचित ने लिखा है सेम हाइट। देखिए, मैं तो ये सोचूंगा कि भाई ये सवाल किस इक्वेशन से, किस लॉजिक से पहले मैं कनेक्ट करूं। एयर रेजिस्टेंस दे रखा है, तो बच्चों जब कोई ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ टूवर्ड्स स्काई यू वेलोसिटी से फेंका जाता है, तो ड्यूरिंग इट्स अपवर्ड मोशन mg और एयर रेजिस्टेंस दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, जिसकी वजह से इसका रिटार्डेशन होता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है G+R/m, प्रॉपर साइन के साथ वो होगा नेगेटिव। ये किस हाइट पर जाके रुकेगा, इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया है। मतलब हमें बेसिकली इस हाइट का अंदाजा लगाना है, जो हाइट है। तो मुझे तलाश है एक ऐसी इक्वेशन की जो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन हो। और वो इक्वेशन होती है v² = u² + 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u, a की वैल्यू है नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड है G+R/m, और s की जगह है h। इसीलिए हम लिख सकते हैं u² = 2 G+R/m टाइम्स ऑफ h, और h को हम लिखेंगे u² अपॉन 2G
plus R by M. This is H. Yes. बिना अपने सामने इक्वेशन बनाए तो मैं कोई कमेंट करूंगा नहीं. इक्वेशन हमारे सामने है. तो बच्चों जिस ऑब्जेक्ट का, तो आप यहां पहले ये देख सकते हैं कि हाँ जी बिल्कुल सवाल तो सही पूछा गया है क्योंकि h मास का फंक्शन है. तो बच्चों जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसके लिए ये R अपॉन M वैल्यू कम हो जाएगी और इसके कम होने से पूरा का पूरा डिनोमिनेटर ही कम हो जाएगा. अगर M ज्यादा है तो R बाई M कम हो जाएगा और R बाई M के कम होने से पूरा डिनोमिनेटर ही कम हो जाएगा. और अगर ये पूरा डिनोमिनेटर ही कम हो जाएगा तो H ज्यादा हो जाएगा. मतलब हैवी मास ज्यादा हाइट पर जाएगा. हैवी मास ज्यादा हाइट पर जाएगा एंड वाइस वर्सा. जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसका R बाई M ज्यादा हो जाएगा. मास कम तो R बाई M ज्यादा. R बाई M ज्यादा तो पूरा डिनोमिनेटर ज्यादा. पूरा डिनोमिनेटर ज्यादा तो हाइट कम. छोटा मास कम हाइट तक जाएगा. हैवी मास ज्यादा हाइट तक जाएगा. मैं अपने सवाल पे वापस जाता हूं. मुझे कहा गया था A का मास B से ज्यादा है. हैवी मास ज्यादा हाइट तक जाएगा. A ज्यादा हाइट तक जाएगा, B कम हाइट तक जाएगा. ये है इस सवाल का सही आंसर. कौन सही था हाथ उठाइए. अब आपके मन में अचानक से आया होगा सर हैवी मास ज्यादा हाइट तक जाएगा. ये बात प्रैक्टिकली समझ में नहीं आ रही. ये बात प्रैक्टिकली समझ नहीं आ रही. इसका तो सर ये मतलब हुआ कि हमारे पास एक फॉर एग्जांपल रजिस्टर है और हमारे पास एक वो टेबल है जिस पे हम बैठ के पढ़ रहे हैं. रजिस्टर और टेबल में मास टेबल का ज्यादा है. तो सर आप ये कह रहे हो कि अगर हम टेबल और रजिस्टर को आसमान की तरफ उछालें तो टेबल ज्यादा ऊपर जाएगा. ये बात प्रैक्टिकली समझ नहीं आ रही. तो प्यारे बच्चों मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं. अगर तुम रजिस्टर और टेबल को सेम वेलोसिटी से ऊपर फेंक सके तो टेबल ही ज्यादा ऊपर जाएगा, रजिस्टर नहीं. वो जो तुम्हें प्रैक्टिकल एप्रीहेंशन हो रहा है वो पता है क्यों हो रहा है कि मुश्किल कौन ज्यादा है. तो डेफिनेटली मुश्किल काम टेबल को उतनी वेलोसिटी देना है. जितनी वेलोसिटी तुम रजिस्टर को दे सकते हो क्या तुम उतनी वेलोसिटी टेबल को दे सकते हो. ये चैलेंज है. लेकिन अगर तुमने उतनी वेलोसिटी टेबल को दे दी जितनी तुमने रजिस्टर को दी है तो 101% टेबल ही ज्यादा हाइट तक जाएगा. बोलो बात समझ में आई या नहीं. और प्रैक्टिकली वो तो पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों फील हो रहा है. नहीं तो तुम प्रैक्टिकली भी ये बात जानते हो जो मैं कह रहा हूं. तभी तो तुम स्टेडियम में बड़े बड़े ग्राउंड्स में जाके क्रिकेट खेलते हो. तो क्या प्लास्टिक की बॉल से खेलते हो. प्लास्टिक की बॉल से क्रिकेट घर में तो खेल सकते हो चार दीवारी में जहां ज्यादा हवा हवा नहीं चल रही हो. लेकिन अगर इंटरनेशनल मैच में वो प्लास्टिक की बॉल दे दी जाए 4-8 रुपए वाली, 4 रुपए वाली, 8 रुपए वाली कि लो खेलो, तो चाहे कितनी ही तेज बॉल फेंक ले बॉलर, पहले तो अच्छी स्पीड से बैट्समैन तक पहुंचा के दिखा दे उस पिच पे. और चलो पहुंचा दी तो बैट्समैन उस बॉल से छक्का मार के दिखा दे जरा, मैं भी देखूं कैसे मार देगा. क्योंकि एयर रेजिस्टेंस है. एयर रेजिस्टेंस की वजह से वो बॉल बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट होगी. बोलो तुम्हें बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कह रहा हूं. हाँ, एयर रेजिस्टेंस एक फोर्स है. एयर रेजिस्टेंस एक फोर्स है. हम यहाँ पे ये कंसीडर कर रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस जो लग रहा है ऑब्जेक्ट पे वो कांस्टेंट लग रहा है. ओके संचित. कई बार ऐसा भी होता है कि एयर रेजिस्टेंस के बारे में ये कह दिया जाए कि किस चीज पर डिपेंड है, वेरिएबल है. फिलहाल हमने दोनों ही ऑब्जेक्ट पे एयर रेजिस्टेंस बराबर लगाया है संचित.
ओके, बराबर लगाया है एयर रेजिस्टेंस, और उस केस में हमने इसको जज किया है। किसी को कोई ऑब्जेक्शन, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। तो याद रखना, हैवी मास ज्यादा हाइट तक जाएगा, हैवी मास ज्यादा हाइट तक जाएगा। नहीं बेटा, उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। पावनी, हैवी मास का इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया का मेजर होता है मास। अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, तो आप कहेंगे मास। जिसका जितना ज्यादा मास, उसका उतना ज्यादा इनर्शिया। और ठीक है जी, उतना ही उसका चेंज मुश्किल, उतना ही उसका चेंज मुश्किल। अगर रुका है तो चलाना मुश्किल, और चल रहा है तो रोकना मुश्किल। जिसका जितना मास, उतना उसका इनर्शिया ज्यादा होता है। और इसीलिए तो आप प्रैक्टिकली सोचो, इनर्शिया ज्यादा है ट्रक का, इनर्शिया कम है बाइक का, इनर्शिया कम है साइकिल का, इनर्शिया ज्यादा है ट्रक का, इनर्शिया और भी ज्यादा है ट्रेन का। क्या चलती हुई ट्रेन को एकदम रोका जा सकता है? अगर ट्रेन बहुत तेज चल रही है तो क्या एकदम रोका जा सकता है? आप कई बार ट्रेन के एक्सीडेंट सुनते हैं न्यूज़पेपर में। तो उस टाइम अगले दिन अगर मान लो कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हो गया, जिसमें आपने सुना कि भाई बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो गई ड्यू टू ट्रेन, तो फिर आप सोचते हो भाई इसने, ड्राइवर ने ट्रेन रोकी क्यों? तो कई बार उस पे लोग आके मीडिया में बता रहे होते हैं, बैठे होते हैं, कन्वर्सेशन चल रहा होता है, डिबेट चल रहा होता है, अगले दिन अखबार में आप पढ़ते हो कि कम से कम इतना डिस्टेंस पहले अगर ड्राइवर देख लेता तो शायद रोक पाता, क्योंकि आप जानते हो ना उसका इनर्शिया ज्यादा है, वो पलट जाएगी ट्रेन। उसको उनका भी ध्यान रखना है जो ट्रेन में इतने लोग बैठे हैं, नहीं तो ट्रेन पलट जाएगी। इट इज नॉट अ बाइक की बस ठीक है वो एकदम ब्रेक मारे इमरजेंसी और वहीं की वहीं जाम कर दी, इट्स नॉट लाइक दैट। इसलिए उसको रोकने में टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, वो कुछ डिस्टेंस चलेगी उसके बाद भी। इसलिए जस्ट अगर ड्राइवर एकदम नियर कोई चीज देख ले टर्न लेके, तो वो नहीं रोक पाता। यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? ओके। खुशी, ये क्या टाइप किया है बेटा? ये कौन सी कोडिंग है? चलिए फिर आगे चलते हैं, और मुझे ये बता दीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, और हमने उसको v नॉट वेलोसिटी दे दी एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, जिसका फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है म्यू। आफ्टर ट्रेवलिंग हाउ मच डिस्टेंस, आफ्टर ट्रेवलिंग हाउ मच डिस्टेंस ऑब्जेक्ट विल स्टॉप। कितना डिस्टेंस चलकर ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा? यू हैव 1 minute टू आंसर इट। ओके कार्तिक, तो बच्चों, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि भाई ये ऑब्जेक्ट रुका क्यों, सबसे पहले, कि ये ऑब्जेक्ट रुका क्यों। तो तब तुम रियलाइज करोगे कि एक्चुअली इसके रिलेटिव मोशन का अपोज करने के लिए यहां काइनेटिक फ्रिक्शन लगा हुआ होगा, राइट? ऊपर एन नीचे एम जी, तो एन इज इक्वल टू एम जी, तो म्यू के इंटू एन, और म्यू के की जगह सिर्फ म्यू ही यूज करोगे, तो ये यहाँ पे फ्रिक्शन लगा हुआ होगा जो इसके रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि चलते हुए ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स कितना है, तो आप कहोगे सर डायरेक्शन ऑफ मोशन के फोर्स को पॉजिटिव और अपोजिट को नेगेटिव हम कहेंगे, तो इस ऑब्जेक्ट पे हमें नेट फोर्स लग रहा है माइनस म्यू एम जी, जिसको जब हमने मास इनटू एक्सेलरेशन लिखा तो आ गया माइनस म्यू जी, सॉरी म्यू एम जी, और एम से हो गया एम कैंसिल, तो ए की वैल्यू आ गई माइनस म्यू जी। एनी ऑब्जेक्शन?
And finally, you can say v square is equal to u square plus 2as. The final velocity is 0, whereas initial was v naught. और a की जो वैल्यू है वो है माइनस म्यू जी, और s मैं आपसे पूछ ही रहा हूँ. सो 0 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2 म्यू जी एस. और बच्चों वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू जी एस. एस इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी. ये होगा आंसर. जल्दी से बताओ कौन कौन सही है. संचित, ये m कैसे बच गया तेरे आंसर में? यस नमन, टाइम तो गिवन ही नहीं है, अननोन क्वांटिटी की टर्म्स में आंसर नहीं आ सकता. ओनली एक बच्चे का हाथ उठा. S इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी. यस संचित. यस नमन, बहुत बढ़िया. चलो अब बाकी लोग जल्दी कमेंट तो कर दो, समझ तो आया. दिव्यानी, कार्तिक, खुशी, नव्या. नव्या वेयर आर यू? शुभ्रा, पावनी, खुशी, दिव्यानी. ओके, समझ तो आया ना बच्चों? पक्का? बस चलते हुए पार्टिकल पे नेट फोर्स देखना है. डायरेक्शन ऑफ मोशन वाले को पॉजिटिव कह देता हूँ, अपोजिट वाले को नेगेटिव कह देता हूँ. कितनी सिंपल सी स्टोरी है. फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है. वी यू और एस को कौन रिलेट करता है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. राइट, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, और तुमने अगर गलती करी ना, मैंने बहुत सुनाऊंगा तुम्हें सच में. बच्चों, ये एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है. इस रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट एक्स है, जहां म्यू नॉट कोई कांस्टेंट है और एक्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग रफ सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. फ्रिक्शन कॉफिशिएंट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट एक्स दिया है सरफेस का, जहां म्यू नॉट एक कांस्टेंट है और एक्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग रफ सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. एक ऑब्जेक्ट है बच्चों जिसका मास m है, और उसको तुमने कितनी वेलोसिटी यहां पर प्रोवाइड कर दी? वी नॉट वेलोसिटी हमने इसको प्रोवाइड कर दी. तो आफ्टर ट्रेवलिंग हाउ मच डिस्टेंस? द ऑब्जेक्ट विल स्टॉप. आफ्टर ट्रेवलिंग हाउ मच डिस्टेंस? Object will stop. 2 minutes you have. Should I? तो बच्चों, इतनी बात तो ठीक है ना कि जब ये ड्यूरिंग द मोशन चल रहा होगा तो रिलेटिव मोशन को काउंटर करने के लिए इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगा हुआ होगा, जो कि होगा काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन. और हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चल रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होगा. मानते हैं? तो जब नेट फोर्स की बात आती है तो आप कहोगे नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और वहां से नेट फोर्स की जो वैल्यू है वो है माइनस म्यू एम जी. तो ए आ जाता है माइनस म्यू जी, और ए की वैल्यू हम रख देते हैं माइनस म्यू की जगह म्यू नॉट एक्स जी. ये है ए. अब कुछ बच्चों ने यहां ये कर दिया होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, लेकिन ये बच्चे यहां गलत हैं, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था कि मैं कितनी बार भी कहूं लेकिन तुम में से कुछ नालायक गलती करते रहेंगे.
इक्वेशंस ऑफ मोशन केवल तभी यूज करते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, देख लीजिए, क्योंकि ये एक्सेलरेशन x का फंक्शन है और x एक कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। x क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग रफ सरफेस। ऑब्जेक्ट रफ सरफेस पे चलता रहेगा तो x बदलता रहेगा, तो a भी बदलता रहेगा। यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो ही नहीं सकती। तो फिर मैं आपको काइनेमेटिक्स में कहता था कि अगर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज ना हो पाए तो कैलकुलस मेथड। ए को आप कह सकते हैं dv बाई dt या v dv बाई dx। dv बाई dt तब मैं कहता जब मुझे टाइम का कोई डिस्कशन करना होता, लेकिन वो मेरे से डिस्टेंस ट्रेवल्ड पूछ रहे हैं। तो v dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट x g। काइनेमेटिक्स से रिलेट हो गया अब ये सवाल। यहाँ पे इतनी बातें समझ में आ रही हो तो सबसे पहले यस सर लिख दो कमेंट बॉक्स में आके, यहां तक बात समझ में आई हो तो। सबसे पहले फोर्स वही आया म्यू एम जी, माइनस में मास कैंसिल हो गया तो ए आ गया माइनस म्यू जी। म्यू की मैंने वैल्यू पुट कर दी, लेकिन जो म्यू है वो म्यू नॉट एक्स था, तो जो ए आया वो वेरिएबल आ गया, इसलिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में वी डी वी इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जी एक्स डी एक्स, और दोनों तरफ कर दिया इंटीग्रेशन। क्या कर दिया दोनों तरफ? इंटीग्रेशन। जब x 0 था, जब ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू ही किया था, उसने कोई डिस्टेंस अभी तक नहीं चला था, तो हमने उसको इनिशियली कितनी वेलोसिटी दी थी? v नॉट। और मेरा सवाल है कि कितना डिस्टेंस वो चल चुका होगा जब वो रुकेगा। तो इधर dv है तो इधर वेलोसिटी की लिमिट लगेगी। वेलोसिटी शुरुआत में v नॉट थी और बाद में हमें 0 करनी है। डिस्प्लेसमेंट शुरुआत में 0 था और बाद में कितना है ये पता करना है। सो v dv is v square by 2. v dv is v square by 2, whereas limits are from v naught to 0, minus mu naught g x dx is x square by 2, and the limits are from 0 to s. 2 is cancelled by 2, upper limit minus lower limit, 0 square minus v naught square, minus mu naught g upper limit minus lower limit, and this minus is settled now. S square is equal to v naught square upon mu naught g, and S is equal to v naught upon under root mu naught g। जल्दी बता दीजिए कितने बच्चे सही हैं? क्या कोई सही है? अरे वाह नव्या, कमाल कर दिया भाई। लेट जागी लेकिन क्या जागी, और देखो किस सवाल पे जागी। बहुत बढ़िया। चलो बाकी सब जल्दी बताओ, समझ तो आ गया तुम्हें? गुड। चलो मिलता हूँ कल। अभी खत्म नहीं करूंगा। फ्रिक्शन मेरा फेवरेट टॉपिक है, मतलब खैर मेरे तो सारे फेवरेट टॉपिक हैं, लेकिन मेरा फेवरेट टॉपिक इसलिए क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया इसलिए है टॉपिक कि इसको जब समझ लोगे तो इतना खुल जाएगा दिमाग, इतना एक्टिव हो जाएगा ब्रेन। और अभी मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे हूँ। मैं इनमें से किसी को भी, ठीक है ये ऐसे सवाल कंपटीशन में आ जाते हैं, अभी तक जितना पढ़ाया उसमें से कई कंपटीशन में आए हुए सवाल हैं, लेकिन इनको कॉम्पिटेटिव लेवल नहीं कहा जाएगा, ये बिलो एवरेज सवाल है। मैं कहूंगा मैं अभी तक स्कूल लेवल पढ़ा रहा हूँ, अभी तो मैंने कंपटीशन लेवल स्टार्ट ही नहीं किया, जिसको कहा जाएगा कंपटीशन लेवल। भले ही आता ये सब भी है कंपटीशन में, लेकिन जिसको लेवल कहा जाएगा कि नेशनल कंपटीशन में बच्चा बैठा है तो क्या वो सवाल होने चाहिए कि आप उसको सेलेक्ट या रिजेक्ट कर पाए। ओके चलिए, कमिंग सून है सब। कल से शुरू करता हूँ, थोड़ा सा लेवल उठाता हूँ फ्रिक्शन का, लेकिन अभी तक जितना मैंने फ्रिक्शन पढ़ा दिया है, स्कूल लेवल तो पूरी तरह से मैंने कवर कर दिया है, स्कूल स्कूल लेवल सब कवर हो गया है। तो कल से प्योर कंपटीशन लेवल मैं फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा। थैंक यू, मिलते हैं। हाँ बेटा ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यस नव्या, स्प्रिंग प्रॉब्लम्स बच्चे मैं कराता हूँ वर्क पावर एनर्जी में। स्प्रिंग बेटा क्योंकि थोड़ा सा लॉज ऑफ मोशन में बेसिक बातें आ जाती हैं, ज्यादातर डिस्कशन वर्क पावर एनर्जी में आता है, तो वो भी आ ही जाएगा। फ्रिक्शन के बाद सर्कुलर मोशन है और उसके बाद सीधा वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट है, तो बहुत दूर नहीं है बच्चे वर्क पावर एनर्जी। फ्रिक्शन खत्म करने के बाद सर्कुलर मोशन
और फिर वर्क पावर एनर्जी। यस पावनी, वेरी सून। हाँ, थोड़ा सा 13 तारीख तक बिजी हूँ बच्चे, क्योंकि इस टाइम ये कंपटीशन चल रहे हैं ना, बच्चों के कॉम्पिटेटिव एग्जाम चल रहे हैं, जेई मेंस चल रहा है अभी 6 तारीख तक, फिर 13 को नीट है, तो उन लोगों के साथ काफ़ी टाइम थोड़ा लगा रखा है। ओके चैम्प्स, टेक केयर, बाय।